ऐसे दौरे पर मोहन भागवत स्वयंसेवकों और प्रचारकों के साथ करेंगे संवाद। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू सनातन अभियान चलाने का किया ऐलान, कहा कट्टर हिंदू बनाएंगे। बागेश्वर धाम में बनेगा हिंदुस्तान का पहला हिंदू ग्राम, धीरेन्द्र शास्त्री ने रखी आधारशिला, 2 साल में गांव होगा तैयार। गुजरात में बनासकांठा के पटाखा गोदाम में ब्लास्ट की जांच के लिए सरकार ने बनाई एसआईटी, धमाके में 21 लोगों की हुई। ऐसे ही नॉन स्टॉप स्पीड न्यूज से जुड़ने के लिए अपने स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें स्पीड न्यूज लाइव ऐप और सब्सक्राइब करें स्पीड न्यूज यूट्यूब चैनल को। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। पेश किया जाएगा राज्यसभा में बिल, कानून मंत्री किरण रिजिजू पेश करेंगे। इसके बाद सदन के नेता और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बिल पर बोल सकते हैं। चर्चा लगातार जारी है। वक्फ संशोधन बिल सरकार ने अपने सहयोगियों के बलबूते पर पास करा लिया, लेकिन जिस राजनीतिक दल पर सबसे ज्यादा दबाव था वो थी जेडीयू, और जेडीयू के अंदर अब देखिए मतभेद भी सामने आ गया है। जेडीयू के महासचिव मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने अपनी पार्टी के स्टैंड पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस बिल पर सेक्युलर और कम्युनल सब नंगे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में वो जल्द बैठक कर रणनीति बनाएंगे। कल रात पार्लियामेंट में सब के सब नंगे हो गए और ये वाजे हो गया कि अब कॉमनल और सेकुलर और कॉमनल दोनों में कोई फर्क नहीं, अपना मफाद और अपनी बालादस्ती। इस वक्त अदालत और एक्सीडेंट के बाद बहुत हिम्मत करके आपकी अदालत में इदारे शरिया का खादिम हाजिर है। आज शाम तक बिल की कॉपी आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जो इदारे शरिया का लीगल सेल है, हाई कोर्ट जहां जहां हैं, उन सारे अदालतों में जो लीगल सेल है अदारे शरिया का, फिर दानिश्वरों का, उलमाए ज़वील एहतराम का, खानकाहों के सज्जादागान की एक मीटिंग बहुत जल्द होगी। ये गुलाम रसूल बलियावी हैं, एमएलसी हैं दरअसल ये जेडीयू के बिहार के। इनके बारे में 2 बातें आपको बता देता हूं। अभी कुछ महीने पहले ये जलसे कर रहे थे अलग अलग जगहों पर मुसलमानों के बिहार में, और वहां ये बता रहे थे कि नीतीश कुमार से ज्यादा मुसलमानों का पैरोकार कोई नहीं रहा जितना नीतीश कुमार ने मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया आज तक कभी किसी ने नहीं किया, और कस्में दिलवा रहे थे कि मुसलमान कभी साथ मत छोड़ना नीतीश कुमार का। और अब आपको इनका रुख जो पलटा दिखाई दे रहा है। अभी इन्होंने कुछ 2-4 रोज पहले तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात भी की है। बाकी हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर वो जुड़ गए हमारे साथ, और बिहार की हर खबर तो खैर उनकी जुबान पर रहती है। देवेंद्र, गुलाम रसूल बलियावी ये कह रहे हैं हम अदालत जाएंगे और कल सारे नंगे हो गए कम्युनल सेक्युलर पार्लियामेंट के अंदर। पहले तो ये शख्स हैं कौन और क्या जेडीयू में कुछ इनकी हैसियत है? और देखिए इस रूप में सौरभ हमेशा हैसियत रहती है कि ये अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, और ये बयान हमेशा पहले इनके टारगेटेड रहते थे बीजेपी के लिहाज से। और कई बार ऐसा होता है कि जब गठबंधन में सहयोगी दल के तौर पर बीजेपी जेडीयू गठबंधन की सरकार थी या अभी है या पहले भी जब थी, तो उन दरमियान भी जब कोई वैसा इशू आता था जैसे नरेंद्र मोदी को लेकर कोई बात होती थी या इस तरह कोई इशू आता था, तो बहुत खुलकर अपने बयानबाजी करते रहे हैं और एक जेडीयू के प्रमुख चेहरे के तौर पर देखे जाते रहे हैं। हालांकि जनाधार के लिहाज से बात करें तो बहुत बड़ी ताकत नहीं है, बल्कि मीडिया में सुर्खियों बटोरने के लिहाज से वो एक प्रभावी नाम है, और बिहार की राजनीति के लिहाज से हालांकि मूलतः वो बिहार के नहीं है। तो कुल मिलाकर एक मुझे लगता है कि वो अपनी अगली पोजीशनिंग कर रहे हैं कि आरजेडी के साथ जाना शायद उनको ज्यादा मुफीद होगा बनिस्बत इन परिस्थितियों में जेडीयू के साथ। हालांकि बड़ा दिलचस्प है, कल आपने देखा होगा कि बिहार के नेता जो कि कैबिनेट मंत्री भी हैं राजीव रंजन और ललन सिंह, उन्होंने किस प्रकार से लालू यादव के बयान का हवाला दिया, और फिर गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा लाइन बाय लाइन उन्होंने भी ये बताया कि लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा था वक्त को लेकर, और वक्त पे जो उनकी जमीन पे जो अवैध कब्जा किया जा रहा है, पटना के डाकमाल चौराहा का उदाहरण दिया था। तो उन सारी
चीज़ों को लेकर बिहार में बीजेपी हो या जेडीयू के नेता बहुत ग्राउंड तक जाएंगे, लेकिन आरजेडी की ये कोशिश ये जरूर रहती है कि उसका जो एमओआई इक्वेशन है उसमें कहीं से किसी रूप में कोई दरार ना आए, और गुलाम रसूल वलिया भी इन परिस्थितियों में शायद अब एनडीए से छिटक कर आरजेडी की तरफ जाना अपना ज्यादा मुफीद समझ रहे हैं। और अगर देवेंद्र, अभी तो ये एक ही बयान सामने आया है, क्या कोई और बयान जेडीयू के अंदर से ऐसे सामने आ सकते हैं, या अपने इस स्टैंड के बाद बिहार में जेडीयू को किन्हीं मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, या सब ठीक है? और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सिचुएशन जरूर रहेगा जेडीयू के लिहाज से। जेडीयू के लिए ये कोई आदर्श स्थिति नहीं थी कि वक्त को लेकर कोई बिल पास कराया जाए। जैसे जेडीयू के लिए आइडियल सिचुएशन होता कि इस तरह के बिल को लेकर ही ना आया जाए, लेकिन क्योंकि बीजेपी की केंद्र वाली सरकार वो एकदम से मुतमईन थे कि इसमें सुधार जरूरी है और पॉलिटिकल कंपल्सन के तहत इसको किनारे नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में जेडीयू जो कुछ कर सकती थी, जैसे रीच आउट करना बिहार में, उन मुस्लिम लोगों से एक सलाह लेना कि क्या कुछ इसको सुधार करने के लिए, या थोड़ा कैसे इसको लचीला बनाया जाए, कैसे आप लोगों के हिसाब से इसमें कौन सी बातें रखी जाए, उन सारी बातों को ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी में जेडीयू के सांसद ने रखा भी। तो ये सारे विंडो तैयार किए गए थे, लेकिन जेडीयू के लिए कोई आदर्श स्थिति नहीं थी। जेडीयू को ज्यादा बेहतर ये लगता कि अगर कम से कम बिहार चुनाव तक इस बिल को ना छुआ जाता, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन था नहीं, और ऐसे में इन परिस्थितियों में जो बेहतर एक विंडो क्रिएट किया जा सकता था, जेडीयू ने करने की कोशिश की है। संभव है कुछ और लोग भी बयान दें, लेकिन कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल फर्क पड़ जाएगा ऐसा नहीं है। जैसे जेडीयू के नजरिए के हिसाब से भी देखें तो उनका जो अपना दावा रहता है मुस्लिम वोट में, उसमें पसमानदा मुसलमानों को लेकर ही रखता है, और इन संशोधनों के बाद पसमानदा को वक्त में ताकत मिली है, तो जेडीयू जरूर उस नैरेटिव के सहारे काफी आगे जाने की कोशिश करेगी, और ये बताएगी कि एक न सिर्फ पसमानदा बल्कि महिलाओं के लिहाज से भी इस काम को कराना जरूरी था, और इसलिए जेडीयू ने कराया है। और वहां पर जेडीयू की रणनीति यह रहेगी कि जो उनको वोट मिलते हैं, जितने वो मिले, कम से कम मुसलमानों के अंदर ये एग्रेसिवनेस ना हो कि वो वोटिंग जेडीयू के खिलाफ बहुत ज्यादा करने लगे। सौरभ जी, देवेंद्र, एक और खबर आ रही है इस वक्त। अनुराग ठाकुर के, बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर के, उनके आरोप पर राज्यसभा में हंगामा हो गया है। अब से करीब 1.5 घंटे के बाद राज्यसभा में यह वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। इससे पहले आज राज्यसभा में जबरदस्त तनातनी देखने को मिल रही है। विपक्ष के सांसदों ने अनुराग ठाकुर के उस बयान पर हंगामा किया जिसमें उन्होंने घोटाले में, वक्फ के जमीनों के घोटाले में कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया था। अनुराग ठाकुर ने कर्नाटक जमीन घोटाले में खड़गे का नाम लिया था, और अब खड़गे अनुराग ठाकुर से माफी की मांग कर रहे हैं। Today, completely false and baseless charges were hurled at me in the Lok Sabha by Sri Anurag Thakur. When he was challenged by my colleagues, he was compelled to withdraw his defamatory remarks. But the damage has been done. All medias have carried. Social medias are also spreading it. His statements damaging my image and reputation had already been picked up the social and other medias. Sir, Deve Gowda ji should also listen this. I think he is associating with me nearly 50 years. Yes. Sir, as leader of opposition in the Rajya Sabha and as a president of the Indian National Congress, I am forced to stand up today and condemn Sri Anurag Thakur's wild allegations. No, it hurts me. अगर मेरे जीवन में असेंबली में कोई मुझे उंगली उठा के नहीं बोला, देवे गौड़ा जी यहाँ है। अगर एक बार कोई किसी ने बोला तो पूरा हाउस उठ के मेरे इसके लिए वो अपॉलॉजी मांगी। चीफ मिनिस्टर आके मेरे बाजू में बैठ के अपॉलॉजी मांगे। ऐसा आदमी मैं हूं, और मेरे लिए अगर ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा। मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, ये याद रखो। डराने से मैं डरने वाला नहीं हूं, और 1 इंच भी अगर जगह मैंने अगर किसी की ली, अरे मैंने तो उस एरिया से आता हूं साहब,
जिस एरिया में मुझे एक सेगमेंट में मुस्लिम के 1,20,000 वोट मुझे मिलते हैं, 1,20,000 एक ही सेगमेंट से, और मुझे ये लगा और वो ठाकुर को जरा आप बुद्धि बोलिए, नहीं तो हाँ, अरे अनुराग ठाकुर भाई जात नहीं, जात नहीं बोलता। Please, sir, you have made your points. No, this is very, sir, I condemn it. So I want your protection. Yes. I want your protection. Yes, he should apologize. I would. On behalf of him, the leader of the house should apologize. मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे बड़ा दुख पहुंचा है अनुराग ठाकुर के बयान से। उन्होंने मुझ पर बेईमानी का, घोटाले का, मुसलमानों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया था और वो मुझसे माफी मांगे, और राज्यसभा में जो लीडर ऑफ द हाउस हैं यानी कि जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष, वो मुझसे माफी मांगे। अब ऐसा क्या कह दिया था अनुराग ठाकुर ने और क्या हुआ था कल लोकसभा में? देवेंद्र पराशर आपको इस पर और बात बता सकते हैं। देवेंद्र, खड़गे साहब ने बड़े जोरदार तरीके से मामला उठाया, कहा मेरी छवि को नुकसान पहुंचा है। जी हाँ, बिल्कुल। हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर जब कल लोकसभा में बोल रहे थे वक्त बिल पे, तो उन्होंने कर्नाटक का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया था जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर ये था। उसमें सवालिया निशान में ये आरोप था, हालांकि क्योंकि लोकसभा की कार्रवाई से उस एग्जैक्ट बयान को एक्सपंज कर दिया गया है, यानी कार्रवाई से निकाल दिया गया है, तो हम लोग एग्जैक्टली उस बयान को रिपीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो इस रूप में ही था। और वो हालांकि अनुराग ठाकुर ने वो सवालिया निशान के तौर पे ये किया था कि क्या उन मस्जिदों को से जो धन आता है, कोई जो हड़प की गई जो जमीन थी उससे जो धन आता है वो लिया गया था, इस तरह करके उन्होंने सवाल पूछे थे। और उन सवाल में सीधे सीधे उन्होंने खड़गे का नाम दिया। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तो उन सारी चीजों पर कांग्रेस के नेता कल ही रिएक्ट करना शुरू कर दिए थे। हालांकि अनुराग ठाकुर ने तब बाद में ये कहा था कि एक तो उन्होंने उस बयान को वापस लिया, मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को वापस लिया, लेकिन बाद में कहा कि उन्होंने किसी जाति की बात नहीं की थी। और उन्होंने एक रिपोर्ट भी दिखाया था कि इस रिपोर्ट में किस प्रकार से कांग्रेस के कई नेताओं के नाम हैं जो कि वक्फ घोटाले से संबंधित हैं। और इस तरह उस काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने इसे पूरी तरह गलत बताया। संसद में विपक्ष के विरोध के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल के खिलाफ पूरे देश में बड़ा आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया। इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से रमजान के आखिरी जुमे और ईद पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने की अपील की थी, जिसका असर भी देश के कई शहरों में दिखाई दिया था। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में लोकसभा में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों को शामिल किए जाने पर नाराजगी जाहिर की। दूसरे धर्म के ट्रस्ट हैं, उनके अंदर क्या आप दूसरे धर्म के लोगों को शामिल करने की अनुमति देंगे? नहीं है। कांग्रेस सांसद ने हिंदू समुदाय के मंदिरों के ट्रस्ट का उदाहरण देकर अपनी बात समझाने की कोशिश की। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है, लेकिन उसमें एक क्लॉज लिखा हुआ है कि अगर किसी समय कोई जिलाधिकारी मुसलमान होगा तो उससे नीचे का या उससे ऊपर का अधिकारी उसका पदेन चेयरमैन होगा। संसद में वक्फ बिल पर मचे घमासान के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसके खिलाफ बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया। लीगल प्रोविजन हासिल है वो सब का हम इस्तेमाल करेंगे। हमने तय किया है कि हम एक देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे इस बिल के खिलाफ में। यानी वक्फ संशोधन बिल को लेकर हंगामा थमने वाला नहीं दिख रहा। हालांकि वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष का विरोध सदन के अंदर ही नहीं रहा, बल्कि लोकसभा के बाहर भी विपक्ष के सांसदों ने इसका विरोध किया। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी काले कपड़े पहनकर संसद की कार्यवाही में शामिल होने पहुंच गए। ऐसा उन्होंने वक्फ बिल पर विरोध जताने के लिए किया। इमरान प्रतापगढ़ी ने वक्फ संशोधन बिल को रद्द करने की मांग की और काले कपड़े पहनकर संसद के बाहर प्रदर्शन करते दिखे। इमरान प्रतापगढ़ी वक्फ बिल के विरोध में काले रंग का कुर्ता पजामा पहने हुए नजर आए। उन्होंने अपने माथे पर काले रंग की एक पट्टी भी बांध रखी थी, जिस पर अंग्रेजी भाषा में रिजेक्ट वक्फ बिल लिखा हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा वो अपने हाथों में एक पोस्टर लिए हुए भी दिखे। पोस्टर पर भी बड़े बड़े अक्षरों में रिजेक्ट वक्फ बिल लिखा नजर आया। संसद भवन के मकर द्वार के पास इमरान प्रतापगढ़ी काफी देर तक काले कपड़ों में पोस्टर लहराते रहे। मुझे लगता है देश के हर शांति प्रिय व्यक्ति को अपने माथे पर यही लिखवा करके चलना पड़ेगा, तभी सरकार मानेगी, तभी सरकार लोकतंत्र में प्रतिरोध की भाषा को समझेगी। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के इस अनोखे विरोध प्रदर्शन ने वहां सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। विपक्ष के एक सांसद तो उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते भी दिखाई दिए। इधर संसद में वक्फ संशोधन बिल पर जारी चर्चा को देखते हुए देश के कई शहरों में पहले ही सुरक्षा बढ़ा दी गई।
इनमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी शामिल रही। वहां भी कई इलाकों में पुलिस के जवान तैनात किए गए ताकि वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर कोई हंगामा ना हो पाए। लखनऊ के कई इलाकों में पुलिस और सुरक्षा बल के जवान मार्च करते नजर आए। सुरक्षा बल के जवानों की टोली लखनऊ के घंटाघर इलाके से होती हुई बड़ा इमाम बाड़ा और फिर पुराने लखनऊ की तरफ जाती दिखी। मार्च कर रहे जवान मुश्किल से मुश्किल हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आए। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हेलमेट पहने हुए, बुलेट प्रूफ जैकेट वो पहने हुए हैं और उनके साथ जो तमाम अत्याधुनिक हथियार है वो भी यहाँ पर मौजूद है। कुछ इसी तरह की तस्वीरें मुजफ्फरनगर से भी सामने आई। वहां तो पुलिस की टीम ने ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती जुल्फिकार को भी अपने साथ ले लिया। वो और पुलिस के आला अधिकारी लोगों को समझाते दिखाई दिए। मेरी सब लोगों से अपील है कि हम शांति को बनाए रखें और जिला प्रशासन को सहयोग दें। लखनऊ और मुजफ्फरनगर समेत यूपी के कई शहरों में पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आई। कई शहरों में तो ड्रोन से निगरानी रखी गई। कई शहरों में पुलिस के आला अधिकारी सड़कों पर उतरे और उन्होंने लोगों को हिदायत दी कि वो किसी भी तरह के हंगामे से बचें। हालांकि संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश होते ही कई शहरों में भी जश्न मनना शुरू हो गया। देश के कई शहरों में वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने वाले लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने नाच गाकर खुशी जताई। इसकी एक तस्वीर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी आई, जहां संसद में वक्फ संशोधन बिल के पेश होते ही इसका समर्थन करने वाले लोग सड़कों पर उतर आए। हाथों में प्रधानमंत्री की तस्वीरें लिए समर्थकों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचना शुरू कर दिया। इस दौरान महिलाओं का जत्था भी वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में नजर आया। भोपाल में कई महिलाएं प्रधानमंत्री के समर्थन में नारेबाजी करती नजर आईं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने भरोसा जताया कि वक्फ संशोधन बिल मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। कौम को गुमराह करने के लिए चंद नेता तुष्टीकरण की राजनीति को अपनाते हैं। संशोधन बिल मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं है। भोपाल में वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में जश्न मना रहे लोगों के हाथों में कई तख्तियां दिखाई दी, जिनके जरिए वो लोग प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते नजर आए। और ये जश्न सिर्फ भोपाल में ही नहीं मना, बल्कि देश के कई शहरों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं। देश की राजधानी दिल्ली में भी वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने वालों ने खुशी जताई। और वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने वाले कुछ लोग तो संसद भवन से कुछ दूरी पर जमा हो गए। उनके हाथों में भी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों वाले पोस्टर दिखाई दिए। पार्लियामेंट से कुछ ही दूरी पे यहाँ पर आप देखेंगे कई जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए, हाथों में इनके तख्तियां हैं, जहाँ पर पीएम मोदी का शुक्रिया करते हुए ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। भोपाल की तरह ही दिल्ली में भी कई महिलाएं इस बिल के समर्थन में दिखी। उन्होंने उम्मीद जताई कि वक्फ संशोधन बिल के आने से उन्हें राहत मिलेगी। बोर्ड से जो इलीगल जमीनें हैं उस पे बच्चों के स्कूल वगैरह बनाए जाए। कुछ ऐसी ही तस्वीरें मुंबई के बोरीवली इलाके से भी सामने आई। वहां तो वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने वाले लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। सौ बात की एक बात यह कि वक्फ बिल पर जो बवाल मचा है उसमें एक पॉइंट समझने की जरूरत है, क्योंकि उस पर नीतीश कुमार की पार्टी ने भी बदलाव मांगा था। वो पॉइंट है वक्फ बाय यूजर। जो लोग नहीं समझ रहे थे वो भी अब इतना तो समझ रहे हैं कि वक्फ का मतलब है जो जमीन कोई मुसलमान अल्लाह के नाम कर दे, यानी धार्मिक काम के लिए दे दे। जो कानून चल रहा था उसमें यह था कि कोई प्रॉपर्टी तीन तरह से वक्फ प्रॉपर्टी हो सकती है। एक तो वो जो दान कर दी गई कि इसका इस्तेमाल पब्लिक की भलाई के लिए हो, जैसे कि मदरसे बना दें या अस्पताल बना दें या कोई भी ऐसा इस्तेमाल कर लें जिससे मुसलमानों का भला हो या वहां धर्म का कोई काम हो। दूसरी तरह की वक्फ की प्रॉपर्टियां वो जो यानी कि यूज के हिसाब से या इस्तेमाल के हिसाब से, मतलब कि जैसे कोई संपत्ति अगर काफी वक्त से मस्जिद है या मान लीजिए कि वहां मुसलमानों का कब्रिस्तान है तो वो वक्फ प्रॉपर्टी मानी जाती थी कानून में, चाहे उसके कोई कागज हो या ना हो। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे कागज हो या ना हो। यानी पहले का कानून कहता था कि अगर कोई जगह लंबे वक्त से मस्जिद या कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल हुई तो वो वक्फ है, बिना कागजों के भी। मतलब कोई पुरानी मस्जिद सालों से चल रही हो तो वो अल्लाह की जमीन मान ली जाती थी। अगर कई साल से कब्रिस्तान है तो वो वक्फ की जमीन अपने आप हो जाती थी कानून में। तो कानून में ऐसा था कि कोई जगह बरसों से नमाज या खैरात के लिए यूज हुई तो वो वक्फ बोर्ड उसे अपना कह सकता था। कागजों की जरूरत नहीं थी, बस इस्तेमाल यूज देखा जाता था, वक्फ बाय यूजर। मगर इससे कई उलझनें भी खड़ी हुई।
ऐसे इल्जाम लगे कि कई बार लोगों की जमीनें वक्फ बन गई जिन्होंने कभी दान नहीं दिया था। सरकारी जमीनों पर भी दावे ठोक दिए गए, ऐसी भी खबरें आई। मतलब कि समझ लीजिए कि किसी गांव में कोई मस्जिद हो या मदरसा हो या कब्रिस्तान हो, या कोई किसान कहे कि उसके बाप दादा की जमीन पर बना हुआ है ये, या पंचायत ही कहे कि ये गांव की सरकारी जमीन पर बना हुआ कब्रिस्तान है, तो उसकी सुनवाई नहीं थी, क्योंकि वो वक्फ बाय यूजर माना जाता था। यानी कि यह देखा जाता था कि उसका यूज क्या हो रहा है, इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है। अगर इस्तेमाल कब्रिस्तान के तौर पर हो रहा था तो जमीन का, तो वो वक्फ बोर्ड की हो जाती थी, चाहे वक्फनामा हो या ना हो, कागज हो ना हो, कोई और दावा ठोक ही नहीं सकता था। सरकार का मानना है कि यूज वाले नियम